कि आप अपने आसपास सही सपोर्ट सिस्टम्स बनाएं। बहुत जरूरी है कि अगर आपको तनाव महसूस हो रहा है, आपके मन पे इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी सोच पे असर आ रहा है, तो आप लोगों से बातचीत करें। जब लोगों से बातचीत करते हैं तो आपको एक नया नजरिया मिलने की गुंजाइश बनती है। दूसरा, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम एम्फसाइज करें कि हमें अपनी जिंदगी में सिर्फ काम ही नहीं, रिक्रिएशन पे भी फोकस करना चाहिए। हम लोग सब एक रेस में लगे हुए हैं, भागते रहते, एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज। हम एक गोल से दूसरे गोल पे जाते हैं, हम कहीं ना कहीं पे भूल जाते हैं कि हमें अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी रिलैक्सेशन के लिए क्या चीजें चाहिए। वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन 15-20 साल पहले अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम्स काफी कम सुनने में मिलती थी, लेकिन आज ये प्रॉब्लम्स काफी कॉमन हो चुकी है। अगर हम देखने जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड आज ये मेजर प्रॉब्लम्स हो चुकी है। तो कैसे इन प्रॉब्लम से डील किया जाए या कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखा जाए, यही डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ है मी एंड मेंटर्स में एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट। प्लीज वेलकम कामना शिबिर। हेलो कामना जी, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए आज आई हूँ। हमारे लिए भी ये बहुत है ना खुशनसीबी की बात है कि आज आपके साथ है ना हमारा हो रहा है। तो जी कामना जी, सबसे पहले तो है ना मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को आप अपने बारे में बताइए। जी, जैसे मेरा नाम कामना है, कामना छिब्बर। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं हेड करती हूँ मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज, फोर्टिस हेल्थ केयर के लिए। मैं प्राइमरीली एक थेरेपिस्ट हूँ। तो मैंने काफी इसमें पढ़ाई की हुई है, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, एमफिल किया। आज के दिन में मैं अपना पीएचडी कर रही हूँ साइकोलॉजी की ही स्पेस में। एंड जैसे मैंने कहा, मैं फोर्टिस हेल्थ केयर के साथ काम करती हूँ एंड हम लोग काफी एरियाज में काम करते हैं मेंटल हेल्थ से संबंधित, बच्चों के साथ, स्कूल्स के साथ, एनजीओज के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ, पेशेंट्स के साथ तो करते ही हैं। तो हम काफी एरियाज में काम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम मेंटल हेल्थ को सबके लिए एक प्रायोरिटी बना सकें और लोगों को ये बात बता सकें कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आप अपना ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा मतलब काम कर रही हैं आप। और आजकल मैं ऐसे बिलीव करती हूँ कि जितना फिजिकल फिटनेस रखना जरूरी है उतना मेंटल फिटनेस भी होना उतना ही जरूरी है। तो जी कामना बिल्कुल। कामना जी, जैसे मैं मेरे व्यूवर्स को बता रही थी कि जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर हम ये वर्ड्स को 15-20 साल पहले बहुत कम सुनने में ये वर्ड्स आते थे, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन हो चुके हैं और मतलब वर्ल्ड वाइड देखने जाए तो बहुत मेजर इशू हो चुका है। तो आपके जी हिसाब से क्या रीजन है इतना इंक्रीज होने में? देखिए, मुझे लगता है कि इसके दो पहलू हैं। क्या हम बोले कि प्रॉब्लम जो है बढ़ गई है, या फिर हम ये बोले कि आज के दिन में लोगों के मन में एक रिसेप्टिविटी है, एक अंडरस्टैंडिंग है। लोग समझने लगे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित भी बीमारियां होती हैं और वो उस चीज को एक्सेप्ट करके उसके बारे में बातचीत करने लगे हैं। मुझे लगता है कि जागरूकता ज्यादा बनी है और लोग ओके। इसके बारे में बात करने में थोड़ा कम झिझकते हैं, इसलिए हमें अपने आसपास इसके बारे में सुनने के लिए ज्यादा मिलता है। और फिर भी मैं बिल्कुल। आपको ये एक बात बता सकती हूँ, एक आंकड़ा है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-16 में एंड उसमें जो एक फिगर निकली थी वो ये थी कि आज के दिन में भी, चाहे हम जानते हैं कि लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है, करीब 12 से 13% जो हमारे भारत की पॉपुलेशन है उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है, बट जो ट्रीटमेंट गैप है वो 70 से 92% का गैप है। माने कि 70 से 92% लोग आज के दिन भी जो उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है वो नहीं ले पाते हैं। उसके कारण बहुत हैं कि कई लोगों को पता नहीं है, कई बार ट्रीटमेंट्स जो है आपके आसपास नहीं मिलती हैं, शहरों में ज्यादा
प्रचलित है, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ सेटअप्स वहां पे ज्यादा हैं। आप गांव की तरफ चले जाएंगे तो वहां पे कम अवेलेबिलिटी है एक्सपर्टीज की। तो इस तरह के काफी सारे फैक्टर्स हैं। हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो इस तरह से बहुत चीजें हैं, बट मुझे लगता है कि लोगों की अवेयरनेस ने कहीं ना कहीं पे लोगों के मन से एक झिझक हटाई है। और आज के दिन में, पिछले 1 साल में, जब से कोविड का पैंडेमिक चला है, मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी बात हुई है, जैसे आप और मैं भी आज के दिन में इसके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लोगों ने इसको एम्ब्रेस किया है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे किसी भी चीज का असर पड़ सकता है। हम सबको अपने अंदर एक रेजिलियंस बनाने की जरूरत है, एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म लाने की जरूरत है। हमको इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है इस वजह से भी कहीं ना कहीं पे हम ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों के बारे में सुनते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट इसको लेके बोलूंगी, वो ये भी है कि कई बार हम थोड़ा सा इन वर्ड्स को बहुत लूजली भी यूज करते हैं। हम भूल जाते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन फिर भी एक बीमारी है, एंड उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो आप अपने आप को डायग्नोज ना करें और ये मत सोचे कि आपको एक एंजाइटी की बीमारी हो गई है या डिप्रेशन की बीमारी होगी। वो आप एक्सपर्ट्स पे छोड़ें। हो सकता है आपको चिंता होती है, हो सकता है बीच बीच में आपका मन उदास होता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी जब लोग बहुत ज्यादा फ्रीली यूज करते हैं तो उससे भी कई बार लगता है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बट हो सकता है कि वो बीमारी नहीं बढ़ रही है। लोग बस अपने इमोशनल स्टेट्स को ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कामना जी, जैसे कि अगर हम ये पैंडेमिक की ही बात करें, तो जैसे इसमें काफी सारे लोग हैं जिनके जॉब चले गए हैं, जिनके बिजनेसेस में लॉसेस हुए हैं। तो यहाँ पर तो ऐसी प्रॉब्लम है कि लोगों को, मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स है, तो वो तो हर किसी को चाहिए। तो किसी का ऐसा भी सिनेरियो कि किसी को खाने की भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सिचुएशन में तो बट ऑब्वियस है कि कोई भी होगा तो स्ट्रेसफुल होगा। तो ये सिचुएशन में कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज किया जाए? मुझे लगता है कि देखिए, प्रॉब्लम जो आ रही है, पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हम उसको पर्सनलाइज ना करें। ये सिर्फ आज के दिन में किसी एक इंसान के साथ नहीं हो रहा है, किसी एक इंसान की गलती की वजह से नहीं हो रहा है। ये हो रहा है सोसाइटी, देश, पूरे विश्व के लेवल पे हो रहा है। तो जब हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें एटलीस्ट ये चीज रियलाइज होती है कि ये सिर्फ हमारे किसी कारणों की वजह से नहीं है। तो हम उसमें थोड़ा सा एक हल्का सा रिलैक्सेशन महसूस कर सकते हैं। हमको ये समझ आता है कि क्योंकि ये वर्ल्ड रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं पे जब चीजों को हम संभाल पाएंगे, थोड़ा सा हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, जो आज के दिन में बहुत जरूरी है। चीजें जब थोड़ी बेहतर होंगी, काम भी वापस लाइन पे आएगा। ऐसा नहीं है कि वो चीजें वापस रिवाइव होनी शुरू नहीं हुई थी, चीजें वापस रिवाइव होनी शुरू हो गई थी। समय लगता है और हमको उसके लिए पेशेंस मेंटेन करनी पड़ती है। बट मुझे साथ में ये भी लगता है कि जो दूसरी एस्पेक्ट है वो ये है कि आप अपने आसपास सही सपोर्ट सिस्टम्स बनाएं। बहुत जरूरी है कि अगर आपको तनाव महसूस हो रहा है, आपके मन पे इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी सोच पे असर आ रहा है, तो आप लोगों से बातचीत करें। जब लोगों से बातचीत करते हैं तो आपको एक नया नजरिया मिलने की गुंजाइश बनती है। ऐसा हो सकता है कि जो चीजों में आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, आपके किसी दोस्त, आपके किसी परिवार वालों को, या फिर अगर हमारे जैसे एक्सपर्ट्स ही हैं, हम कोई एक नए नजरिए से आपको चीजें दिखा सकते हैं, जिससे कि आपके मन की स्थिति थोड़ी सी बदल जाए। ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे हो रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को कोई आपके लिए हटा सकता है, बट प्रॉब्लम की अप्रोच को अगर हम बदल पाएंगे तो हो सकता है कोई नई सोल्यूशन निकले, आप थोड़ा बेहतर महसूस करें। साथ में मुझे लगता है कि हमें ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि अपने अंदर एक थोड़ी सी होपफुलनेस मेंटेन करना जरूरी है, और एक्सेप्ट करें कि आज के दिन में एंजाइटी होगी, तनाव महसूस होगा, मन पे असर आएगा। उससे दूर मत भागे, क्योंकि एक्सेप्टेंस में भी एक मूवमेंट आती है एक इंसान के अंदर, जिससे वो अपने लिए एक रेजिलियंस बना सकता है, वो कोप कर सकता है सिचुएशंस के साथ। जब हम किसी चीज को धक्का मार के उससे दूर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर उसका भी एक नेगेटिव असर आता है, क्योंकि आधी एनर्जी तो उससे दूर रहने में चली जाती है। तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है ये 3-4 चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, जो आपकी मदद कर सकती हैं काफी हद तक। बिल्कुल। तो कामना जी, जैसे कि ये तो रही बिजनेस के रिलेटेड बात और आपने बहुत अच्छे से बताया। तो लेकिन जैसे कि बहुत लोगों ने अपने डियर वंस को खोया है, और एक मतलब ये लॉस ऐसा है कि कभी फुलफिल नहीं हो सकता है फिर से। तो इस मतलब इस सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए?
अनफॉर्चुनेट है। आई थिंक किसी भी लॉस से जूझ पाना मुझे लगता है वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। हमारी जो अटैचमेंट्स होती हैं, हमारा किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप होता है तो उसमें तकलीफ बहुत होती है जब उस रिलेशनशिप को हम लूज करते हैं। एंड आज के दिन में आपने बहुत सही कहा कि कई लोग एक वो ग्रीफ प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करना ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अचानक से हो रहा है, बीमारी से संबंधित है। एंड आज के दिन में बहुत आसान होता है कि हम कहीं ना कहीं पे उसका ब्लेम, उसका गिल्ट अपने अंदर ले लें और सोचें कि कहीं हमने ही तो कुछ नहीं किया या फिर हमारी तरफ से तो कुछ चूक ना रह गई हो कि हमने सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं कराई। इस तरह की सिचुएशन में अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ग्रीफ के साथ कोप करना हर एक इंडिविजुअल का अपना एक तरीका होता है और बहुत जरूरी है समझना कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के इमोशनल स्टेट्स में से निकलेंगे। आपको मुश्किल होगी उस चीज को एक्सेप्ट करने में, आप उसको डिनाई करना चाहेंगे, आपको बीच में गुस्सा भी आएगा, आपको लो भी फील होगा, उदासीनता बहुत आएगी, कभी कभार आप भगवान से लड़ेंगे, कभी कभार आप खुद से लड़ेंगे, कभी आप उस इंसान से लड़ेंगे कि क्यों चले गए, क्या हो गया, कैसे हो गया। बट घूम फिर के धीरे धीरे जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी हमारे सपोर्ट सिस्टम्स है, उनसे बातचीत करके, उनसे सलाह लेके, उनसे डिस्कस करके धीरे धीरे हम इन सिचुएशंस में से निकलते भी हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुझे लगता है कि किसी भी लॉस के साथ कोप करने के लिए उसमें अपने लिए किसी ग्रोथ को ढूंढना बहुत जरूरी है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ कि जिससे कि जिस इंसान को हमने खोया, हम उसके प्रति या उसके तरह से, जहाँ पे जिस तरह से वो चाहते थे हम चीजें करें, हम क्यों नहीं उस डायरेक्शन में जा सकते। कई बार उस तरह की एक सोच भी हमारी बहुत मदद करती है आगे बढ़ने में। आई थिंक ये भी बहुत जरूरी है याद रखना कि जिसको भी आपने खोया है वो चाहेंगे कि आप अपनी जिंदगी एटलीस्ट अच्छे से जिए। आज के दिन में अपना ख्याल रखें, अपने आप को प्रोग्रेस करने में मदद करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके ना रहने पे आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। बिल्कुल, जिंदगी आगे ही चलती है, हम पीछे नहीं जा सकते, हम किसी चीज को अंडू नहीं कर सकते हैं, जो चीजें हो गई हैं उनको नहीं हटा सकते, बट हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम आगे चल के अपना ख्याल भी रखें, अपने आसपास जो और हमारे प्रिय लोग हैं उनका ख्याल भी रखें। उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, एक सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बट एक्सेप्ट करना जरूरी है कि इसमें तकलीफ बहुत है, प्रॉब्लम बहुत है, आसान नहीं है। ग्रीफ का अपना ही समय लगेगा, उसको पुश ना करें, इग्नोर ना करें जो आपके इमोशनल स्टेट्स हैं, बट साथ में कोशिश करें कि आप अपने रूटीन्स को जब भी हो सके अज्यूम करना शुरू करें। जब हम अपने आप को थोड़ा सा कामों में इन्वॉल्व करते हैं, लोगों से बातचीत करने में इन्वॉल्व करते हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों में जाने से थोड़ा फायदा होगा। तो कामना जी, आपके कहने के हिसाब से सबसे पहले तो मुझे ये जरूरी लगता है कि पहले तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वही वो आधा मतलब है ना कम हो जाता है, वो पेन जो है वो आधा वहीं कम हो जाता है। बिल्कुल। तो कामना जी, जैसे कि कई हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास सब कुछ है, नेम है, फेम है, उसके बावजूद भी जैसे वो सुसाइड कमिट करते हैं। कि जैसे हम देखें तो सुशांत सिंह का जो है ना रिसेंटली केस हुआ था, या अभी हम लोग देखें कि गीता फोगट की कजिन का जिन्होंने अभी 17 साल की एज में सुसाइड किया। तो ये क्या माइंडसेट हो जा रहा है कि सब कुछ होते हुए भी, दीपिका पादुकोण है डिप्रेशन में, सब कुछ होते हुए भी क्यों मतलब है ना इस तरफ जा रहे हैं लोग। देखिए, किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में ना बात करते हुए मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि कोई भी इंसान किसी भी वर्ग से संबंधित हो, क्या उनकी उम्र है, क्या उनका जेंडर है, क्या उनका काम है, किस तरह का उनका सक्सेस है, किस तरह से उनका परिवार है, इन चीजों को अलग रखते हुए हमें ये समझने की जरूरत है कि मेंटल हेल्थ की जो बीमारियां होती हैं किसी भी इंसान को हो सकती है। मेंटल हेल्थ की बीमारी ये नहीं देखती है कि कौन क्या कर रहा था या नहीं कर रहा था। एक हम जब मेंटल हेल्थ में बीमारियों को देखते हैं तो हम बायोसाइको सोशल मॉडल फॉलो करते हैं। माने कि किसी एक इंसान के अंदर एक बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है जो ट्रिगर हो जाती है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल या एक मनोस्थिति है
जो सोशल या एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेट होके कहीं ना कहीं पे एक ट्रिगर कर देती है एक न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस को, जिससे एक बीमारी हो जाती है। सो किसी भी इंसान के साथ वो बीमारी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्यों हो, कि उसके इंसान की लाइफ की सिचुएशंस क्या थी, वो सिचुएशंस ट्रिगर्स बन सकती हैं। मुझे लगता है कि हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जब कोई भी इंसान किसी भी एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड इलनेस में के चक्रव्यूह में फंस रहा है, तो हेल्प सीकिंग को इनकरेज करना बहुत जरूरी है। सो अगर हम खुद या हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको देख के हमको पता चल रहा है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, कोई ना कोई परेशानियां उनको तंग करती रहती हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वो सोच में पड़े रहते हैं, उदास रहते हैं, उनके काम करने के जो तरीके हैं बदल गए हैं, वो खुश नहीं नजर आ रहे हैं, अपने दोस्तों से परिवार वालों से कटते जा रहे हैं, उनका पहले जिन चीजों में मन लगता था उन चीजों में मन नहीं लग रहा है, उनकी बात करने का तरीका बदल गया है, सोचने का तरीका बदल गया है, एक नकारात्मकता आ गई है। कोई भी इस तरह के अगर आप चेंजेस देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इंसान या आप खुद ही इन चीजों में से जूझ रहे हैं, देन एक्सपर्ट्स के पास पहुंचे। अगर आपके आसपास आपको ये नहीं पता है कौन साइकोलॉजिस्ट है, कौन साइकाइट्रिस्ट है, या किसके पास जाना है, आपके जो भी डॉक्टर हैं जिनसे आप आमतौर पर सलाह करते हैं, आप उनसे डिस्कस करें। वो आपको सही से गाइड कर देंगे कि किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है, कहाँ पे मदद लेने की जरूरत है। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। दूसरा, मुझे लगता है कि कोई भी इंसान, जब anyone who dies by suicide, हमें एक सेंसिटिव, एक एम्पैथेटिक अप्रोच रखने की जरूरत है, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता है कि वहां पे उस सिचुएशन में क्या हुआ है, क्या चल रहा था, क्या हिस्ट्री थी, क्या सिचुएशंस थी। एक सेंसिटिव अप्रोच रखना, एक एम्पैथेटिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, ना ही सिर्फ उस इंसान के लिए जो आज के दिन में नहीं है, बट उनके परिवार वालों के लिए भी। हमें बहुत डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए इन सिचुएशंस में, और ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। बट आपकी बात एकदम सही है कि कहीं ना कहीं पे हमको मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, ताकि कम से कम लोग, जी ज्यादा कम से कम लोग मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स की वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ में जाएं कि वो इस तरह के कोई स्टेप्स लेने के बारे में सोचें, और जी ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ख्याल रख सकें, वो बहुत जरूरी है। सो बिल्कुल। हमें इन चीजों के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। तो कामना जी, जैसे ये हमने डिस्कस किए सारे प्रॉब्लम्स, तो इनके प्रिवेंशंस क्या हैं आपके हिसाब से? कि जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये जो मेंटल इलनेस है, ऐसा क्या करना चाहिए हमें रूटीन में कि हम इन सब को प्रिवेंट कर सके अपनी रूटीन लाइफ में? सो मुझे लगता है कि एक तो हमें लाइफ स्किल्स पे फोकस करने की जरूरत है। हमें इस पे फोकस बचपन से लाने की जरूरत है। स्कूल्स में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम उनको सिलेबस सिखाते हैं, सोशल स्टडी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। बट हम शायद लाइफ स्किल्स के बारे में आमतौर पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम सिलेबस के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। मुझे लगता है कि उन लाइफ स्किल्स को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स आपको कहीं ना कहीं पे जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती है उनके साथ कोप करने में मदद कराती हैं। सो डिसीजंस कैसे लेते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, नेगोशिएट कैसे करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, वो भी एक लाइफ स्किल है। बिल्कुल। किस तरह से एग्जाम्स दिए जाते हैं, किस तरह से रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं, ये सारी लाइफ स्किल्स हैं। मुझे लगता है कि एक तो हमें इस पे एक फोकस लाने की जरूरत है। ये हर एक इंसान की बहुत मदद करती है लॉन्ग टर्म में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि वो प्रॉब्लम्स के साथ जूझ सके जब भी उनके पास आए। दूसरा, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम एम्फसाइज करें कि हमें अपनी जिंदगी में सिर्फ काम ही नहीं, रिक्रिएशन पे भी फोकस करना चाहिए। हम लोग सब एक रेस में लगे हुए हैं, भागते रहते हैं, एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, हम एक गोल से दूसरे गोल पे जाते हैं। हम कहीं ना कहीं पे भूल जाते हैं कि हमें अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी रिलैक्सेशन के लिए क्या चीजें चाहिए। वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, उससे बहुत फायदा होता है, अनवाइंड करना बहुत जरूरी होता है। तीसरा, मुझे लगता है कि फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपकी डाइट है, एक्सरसाइज है, सब्सटेंसेस से दूर रहना है, ये तीनों चीजें बहुत क्रिटिकल है। और साथ में स्लीप, हम स्लीप को बहुत निग्लेक्ट करते हैं, हम रात को लेट लेट तक जगते हैं, हम सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, हम स्लीप ढंग से नहीं लेते हैं, उसका भी बहुत असर पड़ता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी।
चौथा मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं पे ये इंश्योर करना चाहिए कि हम अपने आसपास अच्छे सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करें और डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस में क्रिएट करें। सो वर्क में भी कॉलीग्स होने चाहिए जिनके साथ आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करें। आप घर पे जहाँ पे रहते हैं परिवार वालों के साथ होने चाहिए, नेबर्स के साथ भी होने चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है, उसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। सपोर्ट सिस्टम्स जब होते हैं तो हमें लगता है कि जब प्रॉब्लम्स हैं भी तो हम अपने उन प्रॉब्लम्स में इकट्ठे किसी के साथ निकल जाएंगे, हम उनके बिल्कुल। साथ कोप कर पाएंगे, हमको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, हम किसी से डिस्कस कर सकते हैं, हमारे जो मन का बोझ है वो हल्का हो जाएगा। मुझे लगता है शेयरिंग में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने अंदर चीजों को रखते हैं तो वो काफी ज्यादा वोल्केनो की तरह फटने की गुंजाइश बन जाती है उनकी। सो शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस करें, जब आप डिस्कस करेंगे तभी आप इन सिचुएशंस में से निकल पाएंगे। मुझे लगता है ये 4-5 चीजें भी अगर हम एज अ बेसिक करें और इसके साथ एक और छोटी चीज ऐड कर लें, डिजिटल डिटॉक्स। हम लोग सब गैजेट्स पे, एंड मुझे पता है पैंडेमिक के दौरान हमारे पास यही एक सोल्यूशन था लोगों के साथ कनेक्ट करने का भी, बट डिजिटल जी डिटॉक्स की भी बहुत वैल्यू है। दुनिया बिल्कुल। में और भी बहुत एक्टिविटीज और चीजें हैं जो हम सब कर सकते हैं, गार्डनिंग हो, रीडिंग हो, म्यूजिक हो, और चीजों में भी थोड़ा सा ध्यान लगाए, उससे भी कहीं ना कहीं पे कोपिंग और रेजिलियंस बढ़ती है। सो इन सारी चीजों को करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। पर कामना जी, यहाँ ये भी आता है, जहाँ डिजिटल की बात निकल रही है, कि आजकल जैसे इंस्टाग्राम वगैरह हो गए, तो काफी सारे जी लोग ये भी देखने में आ रहा है आजकल कि सोशल मीडिया पे देख के कि दूसरे लोग हाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो देख के भी काफी लोगों को अंदर ही अंदर दुख हो रहा है कि वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं। तो जी ये भी कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये भी आई बिल्कुल, थिंक एक रीजन है। एब्सोल्युटली ये भी एक रीजन है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस के हिसाब से अपने आप को चीजों में इन्वॉल्व करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि अगर आपके लिए कोई चीज वर्क नहीं करती है तो आप उससे हट जाएं। अगर आपके दोस्त सारे इंस्टाग्राम पे हैं बट आपको अच्छा नहीं लगता वहां पे ज्यादा रहना, तो मत जाएं। जरूरी नहीं है आपका उसी प्लेटफॉर्म पे होना, क्योंकि बाकी सारी दुनिया है। जी हमको कंपल्शन नहीं फील करनी चाहिए और हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजें करनी चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे जो भी डाल रहा है वो उनकी जिंदगी का एक छोटा सा अंश है। आप बिल्कुल। उनकी पूरी जिंदगी को नहीं देख रहे हैं। तो जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में ये चीज मिसिंग है, हो सकता है आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ है जो उनकी जिंदगी में मिसिंग है, जिसके लिए बिल्कुल। वो क्रेव करते होंगे। बट क्योंकि हमको नहीं पता एग्जैक्टली किसकी लाइफ कैसे चलती है, हम ये अनफेयर कंपैरिजंस करके अपने आप को तकलीफ देते हैं एंड बिल्कुल। अपने मन को परेशान कर लेते हैं, और जिसमें अपना बहुत नुकसान होता है। जी बिल्कुल। तो कामना जी, जैसे कि हमने अभी ये सब डिस्कस किया कि क्या क्या रीजंस हैं इन सब के और क्या क्या प्रिवेंशंस भी है, लेकिन जो सबसे जी बेसिकली जो मैं समझती हूँ एक पॉइंट है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आई थिंक मेजर कॉज है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का। क्योंकि एक तो हमारा माइंडसेट ऐसा है कि कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो नेगेटिविटी पे पूरा फोकस कर देता है, हमारे माइंड की टेंडेंसी ऐसे है। तो उस वक्त कैसे उस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहिए, हमें पता होता है, जैसे कि एग्जांपल हम एडिक्शन की बात करें कि जैसे हम्म सिगरेट के उस पे लिखा होता है बॉक्स पे कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, वो सब जी वो पढ़ते हैं फिर भी स्मोकर स्मोकिंग करते हैं। उसी तरह हमें ये हम्म सब पता है कि ओवर थिंकिंग से हमें हेल्थ इश्यूज होंगे, हमें और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन क्यों हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो चलता ही रहता है। देखिए मुझे लगता है कि एक तो ह्यूमन माइंड ऐसा है कि सोचना उसकी प्रवृत्ति है, एक वो नेचुरल प्रोसेस है, आप उसको हटा नहीं सकते हैं। आप ये जरूर कर सकते हैं कि जब सोच आती है आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अपने मन में सोच के साथ अटक जाते हैं और आप उस सोच को बढ़ने देते हैं, उसकी एक चेन बनने देते हैं, उसके साथ और सोच को अटैच करते जाते हैं, तभी वो तो आपको तकलीफ देती है। अगर आपको पता है कि किसी तरह की सोच आपको ज्यादा तकलीफ देती है, आप उसको नोटिस कर रहे हैं कि चलो ये दिमाग में एक थॉट आया, तो वेट ना करें कि कब वो रिजॉल्व होगा, कब मैं इसमें से निकलूंगा या निकलूंगी। आप उसी टाइम डिसाइड करें कि चलो मुझे इसमें नहीं फंसना है, मुझे इस थॉट को जाने देना है, पानी की तरह बहने देना है इसको।
जैसे एक रिवर में पानी बहता रहता है, उसी तरह से बहने दो, सोच को आने दो और उसको जाने दो। उसको जितना आप छोड़ोगे उतना ही वो आपको कम तकलीफ देगी। कई बार इसको अपने आप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि आप अपने आप को उस रूम से हटा लें जहां पे आप बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हिलने डुलने लगे, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, किताब उठा के पढ़ना शुरू कर लें, टीवी देखना शुरू कर दें, घर में कोई आसपास है तो उनसे बात कर लें। जरूरी नहीं है कि बात आप उस सोच के बारे में करें, बल्कि बेहतर होगा कि आप किसी और चीज के बारे में बात करें, ताकि आपका मन जो है उस सोच से हट जाए। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की कुछ टेक्निक अगर आप यूज करेंगे तो उसमें काफी फायदा है। उससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो मन में अननेसेसरी तनाव बनता रहता है, सोच सोच के रियलिटी से आपको थोड़ा सा दूर लेके जाता रहता है, वो चीज नहीं होगी। वो आपकी बात एकदम ठीक है, उससे स्ट्रेस लेवल जो है सर्टेनली कम जरूर हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग का एक ये भी मैं आपको बोलने वाली थी कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा थॉट आ जाता है जो दिमाग से हटता ही नहीं है, और हम कई बार है ना उसमें अटक जाते हैं कि ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, और जितना हम उससे भागते हैं वो उतना ही ट्रिगर होता है। तो उससे कैसे निकला जाए? और कई बार उसमें ऐसे हो जाता है कि मन इंसान का छोटा भी हो जाता है कि नहीं, वो निकल नहीं पा रहा है, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो उस वक्त क्या किया जाए? आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जहां पे आपने उस थॉट के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दिया और आप कोशिश कर रहे हैं बार बार उसको हटाने की, वही पे प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप किसी चीज को बार बार खींच के निकालने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं पे आपके सामने ज्यादा आ रही है। सो आप बिल्कुल। उसके साथ कुछ भी करने की अगर कोशिश नहीं करेंगे, और जिस तरह से मैंने कहा उसको पानी की तरह बहने देंगे, उसके साथ बिल्कुल। अटकेंगे नहीं, अपने आप को और चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी वो आपके मन से हटेगा। जब हम अटक जाते हैं और वेट करते रहते हैं कि क्यों नहीं हट रहा, कब हटेगा, कैसे हटेगा, चलो मैं कुछ करता हूँ, चलो मैं कुछ करती हूँ, इसको हटाने की बहुत जरूरत है, जब हम उस वाले सोच में, उस साइकिल में फंस जाते हैं, तभी वो सोच हमारे मन में चिपक सी जाती है। तो हमको उसको हटाने के लिए यही चीजें करनी पड़ती हैं, और इसी में सोल्यूशन निकलता है। जी। तो मैं कामना जी, कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हम लोग कई बार लो फील करते हैं या कॉन्फिडेंस कम फील करते हैं। तो कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें रूटीन लाइफ में? मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है अपने गोल्स के ऊपर ध्यान देना। आपकी जिंदगी में कुछ गोल्स होंगे, कुछ चीजें जो आप अचीव करना चाहते हैं अपने लिए, पर्सनली, प्रोफेशनली। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उन गोल्स को सामने रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप अपना ध्यान उन पे केंद्रित रख सकें और आगे बढ़ सकें। जिंदगी में हर एक तरह की कठिनाई आती है, हर एक तरह की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को हम अपने आप को बहुत ज्यादा पीछे नहीं हटाने दे सकते हैं। जरूरी है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लें, फिगर आउट करें कि जो आज के दिन में आपको चीजें आ रही हैं मन में, जो आपकी मोटिवेशन को कम कर रही है या फिर आपको लेजी बना रही है, वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्या उसका कारण है। जब आप कारण को फिगर आउट करेंगे, आपको रियलाइज होगा कि ये कोई सोच है या कोई सिचुएशन है जो ज्यादा तकलीफ पैदा कर रही है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जब लेंगे, तभी आप इसमें से निकल पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है इमोशन के साथ अटक जाते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि मोटिवेशन नहीं है, विल पावर नहीं है, नहीं हो बिल्कुल। रहा, हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। मुझे लगता है कि एक सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच लें, प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच लें, तभी हम उसमें से निकलेंगे। एंड गोल्स को सामने रखें, अपने आसपास जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सपोर्ट सिस्टम होगा, उनसे बात करें। कभी कभार हम खुद अटक जाते हैं, हमको समझ नहीं आता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनका सपोर्ट लें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई मदद की जरूरत है, जैसे सुबह उठना ही कई बार लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, खुद आप नहीं उठ पा रहे हैं, अलार्म्स के बावजूद नहीं उठ पा रहे हैं, घर वालों से मदद ले लें। उनको बुरा नहीं लगेगा, कुछ दिनों के लिए आपको जरूर सपोर्ट कर देंगे, हो सकता है थोड़ा सा मजाक बन जाए उस सिचुएशन के लिए, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहेंगे कि वो आपको इसमें से निकलने में मदद करें। ये तो मैंने एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया, बट बहुत बड़े तरीके होते हैं जहाँ पे फैमिलीज, फ्रेंड्स मदद करने के लिए तैयार होती हैं। हमारी जो हेजिटेशन होती है, हमको उसको हटाने की जरूरत है, ताकि हम उन सपोर्ट सिस्टम्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके इसमें से निकल सकें। बिल्कुल। बहुत अच्छे से बताया आपने, और जरूर ये सुनने के बाद काफी सारे खुद को जरूर मोटिवेट करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तो कामना जी। जी,
अभी मैं चाहती हूँ कि जैसे कि ये पैंडेमिक में हमने रिलेशनशिप भी देखे हैं कि काफी ब्रेकअप्स हुए हैं, तो जी, रिलेशनशिप पे मैं चाहूंगी कि आप कुछ टिप्स दे दें लोगों को कि एक हेल्दी रिलेशनशिप्स रखने हैं तो क्या इंपॉर्टेंट रहता है हर रिलेशनशिप में। आई थिंक किसी भी रिलेशनशिप का बेस जो है ट्रस्ट है। ट्रस्ट बनता है जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत तभी होती है जब आप एक ओपननेस मेंटेन करते हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों की बहुत वैल्यू है। ये चीजें हम लोगों को बहुत एम्फसाइज करते हैं जब वो उनके साथ काम भी करते हैं। हम सबको बोलते हैं कि आपस में अगर आप डिस्कस नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, आपको लगेगा कि कि मेरे पार्टनर को ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही है। कोई मैजिकल तरीका नहीं है कि उनको समझ आ जाएगा कि आपके दिमाग में क्या है, चाहे आपका रिलेशनशिप 10 महीने का हो या 10 साल का हो। माइंड रीडिंग इज नॉट पॉसिबल। तो आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक दूसरे को पता नहीं चलने वाला है, तब तक दूसरा आपको सही से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करें। अगर आपको किन्हीं चीजों से, किन्हीं एक्टिविटीज से अपने पार्टनर की कोई तकलीफ होती है, तो उसको भी शेयर करना जरूरी है। सेंसिटिविटी मेंटेन करें। बार बार सिर्फ नैग ना करें और सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही हाईलाइट ना करें, क्योंकि आप जब एक नेगेटिव बात करते हैं तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी करनी पड़ती हैं ताकि बैलेंस मेंटेन रहे रिलेशनशिप में। सो फीडबैक दे रहे हैं तो उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में दें। क्रिटिसाइज ज्यादा ना करें। बार बार दूसरे को ये मत बोले कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। पिक योर जी बैटल्स। हो सकता जी है कि 10 चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, बट उन 10 में से एक या तो ऐसी होगी जो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, उन पे फोकस करें, उनको रिजॉल्व करें पहले। और साथ में फीडबैक के लिए खुद भी विलिंग रहें, क्योंकि अगर आप चीजें बोलेंगे तो दूसरा भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो वो वाली ओपननेस मेंटेन करना जरूरी है कि हो सकता है जिस तरह से आप चीजों को देख रहे हैं उसमें एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। वो फ्लेक्सिबिलिटी को आप मेंटेन करेंगे तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें। और साथ में ये भी समझे कि कोई भी दो इंडिविजुअल एकदम एक जैसे नहीं हो सकते हैं। लोगों में डिफरेंसेस हमेशा होते हैं। हमको उन डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने की जरूरत है। हमको एक बैलेंस लाने की जरूरत है कि हम एक दूसरे को बेस्ट वे में समझ सकें। बट साथ ही में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि जब हम अपने पार्टनर के साथ हैं, हमको जो भी तनाव लग रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, हम उनको म्यूचुअली इकट्ठे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बजाय कि हम शटडाउन मोड में चले जाएं और गायब हो जाएं वहां से कि हमने बात ही नहीं करनी है। तो बिल्कुल मुझे लगता है ये ब्रॉडली कुछ चीजें हैं जिनको अगर फॉलो करें तो रिलेशनशिप्स अच्छे हेल्दी वे में मेंटेन रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो कामना जी, फाइनली मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से मेरे व्यूवर्स को कुछ मैसेज दीजिए और एक हैप्पी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो भी उन्हें बताइए। आज के दिन में तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हमें सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं, हमको कलेक्टिव सोसाइटी के बारे में सोचने की जरूरत है। हम एक पैंडेमिक में से निकल रहे हैं। मुझे लगता है हम सबके लिए सबसे बड़ी लर्निंग है कि इंडिविजुअल्स तभी ठीक रहेंगे जब हमारे आसपास सारे लोग ठीक रहेंगे। एक ऑल्ट्रिस्टिक फीलिंग लाने की जरूरत है, एक एम्पथेटिक अंडरस्टैंडिंग लाने की जरूरत है। जब हम सेंसिटिविटी मेंटेन करते हैं और लोगों की सिचुएशंस की तरफ, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी लर्निंग रही है हमारे लिए पैंडेमिक में। ये बहुत जरूरी है एक हैप्पी लाइफ के लिए। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ना फोकस करते रहें। जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी है। वो हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाली जो कहानी है वो एकदम ठीक है कि आप चाहें तो प्रॉब्लम्स को देख के परेशान रह सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, बट आप ये भी सोच सकते हैं कि काफी सारी चीजें हैं जो अच्छी भी हैं। मेरी सजेशन ये सबको रहती है कि थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश करा करें, क्योंकि जब आप वो पर्सपेक्टिव में चेंज लाते हैं तो आपकी पूरी अप्रोच बदल जाती है। एंड उससे जो है, ना ही आप खुद खुश रहते हैं बट आपके आसपास जो लोग हैं वो भी खुश रहने लगते हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप्स में एक पॉजिटिविटी आती है, आपको एक ऑप्टिमिज्म फील होती है, एक होपफुलनेस मेंटेन होती है फ्यूचर को लेके। सो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है अपने अंदर एक परिवर्तन लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है ना,
अच्छा आपने आज है ना समझाया है, एंड आई थिंक ये बहुत यूजफुल रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। तो थैंक यू सो मच कामना जी, आप मेरे शो पर आए और आपने इतना है ना अच्छा नॉलेज है ना हमें दिया कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं एंड कैसे हम अपने मेंटल इलनेस से प्रिवेंट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच कामना जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ और ऑडियंस के साथ बात करके आज। कामना जी, यहाँ मैं एक दो हाँ जी। चीज है ना कि कई बार ऐसे भी लोग मतलब है ना मिलते हैं जिनको ऐसे लगता है कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि बार बार हमें क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है ऐसे करके। तो उस सिचुएशन में कैसे खुद को डील किया जाए? और ऐसे लगता है कि बार बार हमें ही प्रॉब्लम आ रही है, हमें ही प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे लोगों को तो नहीं आ रही है। हमें लगता है ये एक परसेप्शन की बात है कि हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है। हमें ये नहीं रियलाइज होता है कि दूसरे अपनी स्ट्रगल्स में से निकल रहे हैं। हम कोशिश भी नहीं करते हैं देखने की कि दूसरों की लाइफ में और क्या चल रहा होगा जो उनको तकलीफ दे रहा है। मुझे लगता है कि एक प्रीऑक्यूपेशन होता है हमारा खुद के साथ कि हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस को ज्यादा अहमियत देते हैं। एंड जिस वजह से हम बोलते हैं कि एम्पैथी मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप एम्पैथी मेंटेन करोगे, एक सेंसिटिविटी मेंटेन करोगे, आपको दूसरे के साथ क्या हो रहा है वो भी दिखने लगेगा। तो वो एक बैलेंस आ जाता है जहां पे आपको रियलाइज होता है कि सिर्फ आपकी जिंदगी में ही प्रॉब्लम्स नहीं है, सबकी जिंदगी में है। प्रॉब्लम्स का नेचर अलग होगा, स्केल अलग होगा, बट कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। वो सही बात है। जी बहुत मजा आया है ना कामना जी आपके साथ बात करके, कैसे हम है ना अपने मेंटल फिटनेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेदिका जी। ओके जी। तो ये थी कामना जी जिन्होंने हमें बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड सजेशंस दिए कि कैसे आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से डील करें। आज के मेरे इंटरव्यू का टेक अवे है कि सबसे पहले तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम उसे एक्सेप्ट करते हैं हमारा ध्यान सॉल्यूशन की तरफ जाता है। एंड सेकंड थिंग है शेयरिंग। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं क्लोज वंस के साथ तो आपका मन रिलैक्स्ड हो जाता है एंड आपके क्लोज वंस आपको हेल्प भी करते हैं सॉल्यूशन देने में। सो प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो। God bless you all.